हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने ई श्रम कार्ड के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, ई श्रम कार्ड बनवाने का नुकसान क्या है, लेकिन अभी तक फायदे के बारे में बात नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड बनवाने का 10 फायदा, जो कि 10 के 10 सही में फायदेमंद है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एटलीस्ट 10वें पॉइंट तक तो देखिएगा ही देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड किसको बनवाना चाहिए और किसको नहीं बनवाना चाहिए। तो जितने सारे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र बोले तो प्राइवेट सेक्टर में, जिनका भी अपना खुद का काम है, जैसे कि खुद का दुकान है, नाई का दुकान हो, किराना का दुकान हो, या फिर किसी भी तरीके का दुकान है, या फिर खेती करते हैं, या फिर किसी के अंडर में काम करते, मजदूरी करते हैं, या फिर मिस्त्री है, इस तरीके का आपका काम है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अभी आपको वीडियो में पूरा डिटेल पता चलेगा ही। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार डाटा कलेक्ट करना चाहती है कि किस एरिया में कितने लोग किस किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं सरकार को एक नया स्कूल खोलना है। स्कूल खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत लगेगा? सबसे पहले तो अमीन लगेगा ज़मीन को नापने के लिए, उसके बाद फिर खुदाई करने के लिए मजदूर लगेगा, फिर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए मिस्त्री लगेगा, उसके बाद वगैरह वगैरह लगेगा ही लगेगा। तो ये सब जो लोग लगेंगे, तो वहाँ के लोकल में जो लोग भी उस काम से अपना ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, जैसे कि मजदूर लगेगा तो मजदूरी के नाम से जो लोग भी ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, जो भी मिस्त्री लगेगा तो मिस्त्री के नाम से जो लोग भी ई श्रम कार्ड बनवाए होंगे, उनको सरकार डायरेक्टली हायर करेगी। और हायर करने के बाद काम हो जाएगा सरकार का। और डेली बेस पे काम कर रहे हैं तो जो भी दिहाड़ी होगा वो सरकार डायरेक्टली उनके खाता में डाल देगी। यहाँ पे बीच में ठेकेदार वाला मामला नहीं रहेगा। ठेकेदार के मामला में क्या होता है कि सरकार तो डेली बेस पे पैसा एक्स्ट्रा ही देती है, ज़्यादा ही देती है। नॉर्मल रेट से तो सरकार का पैसा ज़्यादा ही होता है, तो ज़्यादा पैसा ठेकेदार ले लेता है, फिर मजदूर को कम पैसा दे के मामला सेटल कर लेता है। इसमें ठेकेदार को ज़्यादा फायदा हो जाता है, मजदूर को पैसा कम ही मिलता है। तो सरकार का मकसद ये है कि ठेकेदार वाला मामला ख़त्म किया जाए, डायरेक्ट दिया जाए मजदूर को या फिर जो भी मिस्त्री है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और ज़्यादा बेनिफिट उनको मिले। तो इससे मजदूर को या फिर मिस्त्री को डबल फायदा है। एक तो उनको रोजगार मिल जा रहा है और साथ में जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जा रहा है, क्योंकि ई श्रम कार्ड बनवाते समय आधार कार्ड भी लिया गया है और साथ में बैंक अकाउंट भी लिया गया। तो सब चीज़ को लिंक किया गया है, तो सरकार के पास सारा डाटा तो है, डायरेक्टली बेनिफिट उनको मिल जाएगा। और दूसरा फायदा है कि ई श्रम कार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य है, जैसे कि आधार कार्ड होता है। और इसके साथ ही साथ आधार कार्ड जब बनवाएंगे तो आधार कार्ड पे आपको 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे हम आधार नंबर बोलते हैं। उसी तरीके से जब आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उस पर भी आपको एक 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट ही मान सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं चौथे फायदे की। अभी तक तो आइडेंटिटी प्रूफ होता था, एड्रेस प्रूफ होता था और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता था, वगैरह वगैरह होता था, लेकिन काम का, प्रोफेशन का कोई भी प्रूफ नहीं होता था। जैसे कि कोई किसान है तो उसका कोई भी प्रोफेशन का प्रूफ नहीं होता था। अगर कोई किसान है, अगर कोई बोले कि आप किसान का कोई प्रूफ दिखाइए, तो वो खेत का रसीद या फिर खेत में ले जाके थोड़ी दिखाएगा कि देखिए ये मेरा खेत है, इसमें हम खेती करते हैं, इसलिए हम किसान हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। या फिर ज़मीन का रसीद भी तो नहीं दिखा सकते, तो वो भी कोई प्रोफेशन का प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन अब वो ई श्रम कार्ड के माध्यम से वो साबित कर सकता है कि हाँ हम किसान हैं। ई श्रम कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा, जिसका वो खेती करता है वो सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रूफ के तौर पे माना जाएगा ई श्रम कार्ड को। तो ये भी एक बेनिफिट है ई श्रम कार्ड का। तो अब बात कर लेते हैं 5वें फायदा का। इसमें मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का आपको लाभ मिल सकता है। खुदा ना खास्ता समय किसने देखा है, लेकिन अगर किसी का काम करते समय देहांत हो जाता है किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली, तब उनको 2 लाख रुपये तक का बीमा के तहत उनको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ अगर वो दुर्घटना में
विकलांग हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको 1 लाख रुपये तक की राशि दिया जाएगा, मतलब सहायता राशि दिया जाएगा बीमा के तहत। उस बीमा के लिए हर साल 12 रुपये का चार्ज देना पड़ता है, मतलब प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो जिस साल आप ई श्रम कार्ड को बनवाए हुए हैं उस साल का प्रीमियम सरकार ही जमा कर देगी, उसके लिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और अगले साल से हर साल आपके खाते से ही 12 रुपये काट लिए जाएंगे। जब भी आप ई श्रम कार्ड को बनवाए होंगे उस जो भी खाता आपका लगा हुआ है उसी खाते से डायरेक्टली आपका कट जाएगा, आपको जमा खुद से नहीं करना, आपके खाते से डायरेक्टली कट जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं छठे फायदे के। अगर आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तब आप एक पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। इस पेंशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आपका एज 60 साल पूरेगा उसके अगले ही महीने से आपको 3000 रुपये का पेंशन चालू हो जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको 18 साल के बीच से लेके आपको 40 साल के पहले ही कर लेना है। तो अगर आपका एज 18 से 40 के बीच में है तब आप इस पेंशन के एलिजिबल है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें 60 साल पूरा होने के अगले ही महीने से आपको 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इस पेंशन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा पैसा आपको जमा करना होता है, 50 रुपये से 200 रुपये के बीच में। आपका एज जितना कम होगा उतना कम पैसा आपको पर मंथ देना होगा। जैसे कि आपको मान लेते हैं 50 रुपये जमा करना है हर महीने, तो आप 50 रुपये जमा करेंगे इस पेंशन के लिए, तो सरकार भी 50 रुपये आपके खाते में डालेगी उस पेंशन के लिए, तो तुरंत ही आपका पैसा डबल हो जाता है। यही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पेंशन का। बहुत फ़ायदे हो जाता है इस पेंशन में, क्योंकि सरकार ही पैसा डबल कर देती है आपका तुरंत। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप इस पेंशन के एलिजिबल हैं, मतलब एज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, 18 से 40 के बीच में आपका एज है, तो इस पेंशन के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही सस्ता और बहुत ही फायदेमंद पेंशन है ये। तो अब बात कर लेते हैं 7वें फायदे का। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोरोना जैसा सिचुएशन आ जाता है, पैंडेमिक महामारी आ जाता है, उसमें सरकार कुछ सहायता राशि देना चाहती है। तो सरकार के पास डाटा का अभाव होने के कारण, कमी होने के कारण कोई क्या करता है कि ज़्यादा दिमाग लगा के सरकार से डबल बेनिफिट ले लेता है, और किसी का पैसा मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि सरकार के पास डाटा का अभाव होता है, कमी होता है, उसकी वजह से किसी को फ़ायदा मिल नहीं पाता है, और कोई डबल फ़ायदा ले लेता है उल्टा सीधा दिमाग लगा के। तो ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाने से सरकार डाटा कलेक्ट करना चाहती है, कितने लोग श्रमिक से जुड़े हुए हैं और कितने लोग किस किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें काम का भी लिखा हुआ मेंशन किया गया है। तो जिससे जो भी काम के लिए वो बना हुआ है उस काम के लिए अगर कोई योजना आता है या फिर सहायता देना चाहती है सरकार, तो सारा डाटा तो सरकार के पास रहेगा, तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं अभी ही करवा लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं 8वें फायदे की। 8वां फायदा ये है कि अभी आधार कार्ड का डिमांड इतना ज़्यादा हो चुका है, कोई भी काम करने जाइए वहाँ पे आधार कार्ड मांगा ही जाएगा। लेकिन जब आधार कार्ड शुरुआत में बन रहा था तो उसका वैल्यू कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन जब मांगना चालू हो गया, डिमांड चालू हो गया, तब लोग धड़ल्ले से बनाना शुरू कर दिए। मतलब सब कोई समझ चुके हैं कि हाँ आधार कार्ड हर जगह मांगा जा रहा है। तो अभी ई श्रम कार्ड बन रहा है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है, मतलब कोई नहीं समझ रहा, बन गया ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। लेकिन आने वाला समय में आधार कार्ड की तरह ही इसका भी यूज़ होने वाला है। ई श्रम कार्ड भी हर जगह पे मांगा जाएगा जहाँ पे प्रोफेशन का बात आएगा, क्योंकि यही तो प्रमाण करता है कि हाँ आपका प्रोफेशन ये, इस काम को आप करते हैं। और दूसरा तो प्रूफ है ही नहीं जिससे कि आप साबित कर सके कि ये आपका प्रोफेशन है, इस चीज़ में आप काम करते हैं। जैसे कि जिनका भी गवर्नमेंट जॉब है तो उनका तो गवर्नमेंट जॉब है वो तो पता है, लेकिन जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका कोई भी प्रोफेशन का प्रूफ नहीं है। ई श्रम कार्ड ही एक माध्यम है या फिर एक प्रूफ है जिससे कि वो साबित कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है जिससे कि प्रूफ कर सकेंगे कि हाँ ये हमारा प्रोफेशन का प्रूफ है। तो आने वाला समय में हर जगह पे इसका डिमांड होने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अभी तक तो 7-8 जो पॉइंट बताए वो सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको दे ही रही है। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, अभी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और आगे का जो 2 पॉइंट बताने वाले, ये लगता है कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार फ्यूचर में ऐसा बेनिफिट देने वाली है, लेकिन अभी दे नहीं रही है। 2 पॉइंट जो बाकी है तो वो भी सुन लीजिए, वो भी फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी क्या है कि किसानों के लिए एक योजना चलाया जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हर किसानों को 6000 रुपये हर साल दिया जाता है, जिससे कि किसानों को बेनिफिट मिलता रहता है।
लेकिन अभी तक श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए या फिर जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई भी योजना नहीं चलाया जाता है। तो हो सकता है सरकार इसके बारे में कोई निर्णय ले, आने वाला समय में कोई बेनिफिट दे कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए या फिर इस श्रमिक लोगों के लिए, तो उनका बेनिफिट डायरेक्टली इस ई श्रम के माध्यम से मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से सरकार कोई प्लान करे कि जो भी श्रमिक लोग हैं, क्योंकि वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो मजदूरी करते हैं, मिस्त्री हैं, मतलब डेली बेस पे काम करते हैं, रोज़ाना काम करके रोज़ी रोटी चलाते हैं, तो उनका कोई स्वरोजगार के तहत या फिर अपना कुछ रोजगार शुरू करने के लिए सरकार कोई लोन दे जिस पे इंटरेस्ट ले ही ना, मतलब लोन दे आपको बस चुकाना है, उस पर ब्याज नहीं देना है। तो ऐसा अगर कोई लोन लेके आए तो श्रमिकों के लिए ही मिलेगा, और जो भी लोग ई श्रम का रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको मिल जाएगा, उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है आने वाला समय में ऐसा कुछ हो तो ई श्रमिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में 10 पॉइंट बताए हैं, 10 में से सबसे फायदेमंद आपको कौन सा पॉइंट लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भूल चूक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बताने में तो कुछ भूल चूक होता ही, इंसान से गलती तो होते ही रहता है। इसके अलावा आपको कोई जानकारी पता है ई श्रम कार्ड से रिलेटेड तो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से पूरा डिटेल वीडियो किसी अगले टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।